नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 17 अगस्त 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे शशि थरूर का वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित। ये द हिंदू का बीच वाला आर्टिकल है, इलेक्टोरल रिदम से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम वेस्ट एशिया से संबंधित करेंगे कि कैसे वेस्ट एशिया में कुछ समय पहले तक इंडिया का बढ़िया इन्फ्लुएंस था, लेकिन अब इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है कम हुआ है। इंडिया क्या कर सकता है। फिर तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित है। नीति आयोग ने ना देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कुछ सेक्टर्स पे फोकस करने की बात कही है, तो वो आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल शशि थरूर का देश की इलेक्टोरल रिदम से संबंधित है। आप अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो बेसिक्स क्लियर करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, काफी बार ये टॉपिक अभी तक आपने सुन लिया होगा, लेकिन बिगनर्स के लिए थोड़ा सा जल्दी से क्लैरिफाई कर देता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक देश एक चुनाव। मतलब कि देखो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का जो इलेक्शन है सब एक ही टाइम पर होंगे। इंडिया में देखो पहले ऐसा होता था। 1951 से लेकर 1967 के बीच में स्टेट और नेशन के जो इलेक्शंस थे वो साइमल्टेनियस होते थे। फिर देखो साइकिल टूट गया, असेंबलीज समय से पहले डिसोल्व हो गई। समझ गए। इस वजह से अब आज के समय में किसी स्टेट के इलेक्शन कब हो रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन कब हो रहे हैं, सब अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। अब एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूं, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा ना मौजूदा सिस्टम है। इसमें सरकार तब तक चलती है जब तक देखो उसके पास में ना मेजोरिटी है, और इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। और जब देखो सरकार के पास में हाउस का कॉन्फिडेंस नहीं है, सरकार के पास में नंबर नहीं है, तो फिर सरकार गिर जाती है। बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम है। जबकि दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जैसे देखो अमेरिका में है, वहां पे टर्म्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली फिक्स हैं। मतलब लालचीपन नहीं होता। जैसे ट्रंप 4 साल के राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुने गए हैं, तो बस वो 4 साल तक रहेंगे। समझ गए। फिर नेक्स्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म देखो इंडिया जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सेंटर और स्टेट के पास में अपनी अपनी पावर है, और संविधान ने उस पावर को डिवाइड किया है। तो इंडिया एक प्रकार से फेडरल कंट्री है। अभी हम उस डिबेट में नहीं जाते हैं कि इंडिया क्वैसी फेडरलिज्म है, वो सब अभी हम नहीं डिस्कस करते हैं। फेडरलिज्म का बेसिक आइडिया ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये बोला था कि इंडिया जो है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। समझ गए। कुछ ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो राइटर ना आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट, जो कि सरकार लाने वाली है। सरकार का लक्ष्य है हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए। तो क्या कहते हैं शशि थरूर। शशि थरूर कहते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन की प्रॉब्लम है। आर्टिकल कहता है ये पूरा जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन वाला, पूरा जो आइडिया है वो ही गलत है। मतलब पार्लियामेंट्री मैकेनिक्स के खिलाफ है ये आइडिया। वन नेशन वन इलेक्शन ये चाहता है कि फिक्स्ड इलेक्टोरल कैलेंडर हो हमारे देश का। लेकिन देखो अभी तो मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर मान लो सरकार अपना विश्वास खो दे तो क्या होता है, नया चुनाव होना चाहिए, नई सरकार को 5 साल का समय मिलना चाहिए। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन इस फ्रीडम को रोक देगा। वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट आने के बाद में, सरकार गिर जाने के बाद में नई सरकार को 5 साल का टर्म नहीं मिलेगा। यह दिक्कत है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। अब दूसरा पॉइंट देते हैं राइटर यानी शशि थरूर, लेम डक एडमिनिस्ट्रेशन। वन नेशन वन इलेक्शन में मान लो अगर सरकार गिर गई तो क्या होगा। सिर्फ देखो बचे हुए टाइम के लिए इलेक्शन होंगे। जैसे मान लो अभी 2026 में देश के और सभी राज्यों के इलेक्शन एक साथ हुए हैं, तो अगले इलेक्शन सभी के 2031 में होने चाहिए। लेकिन मीनवाइल किसी राज्य की, फॉर एग्जांपल यूपी की 2028 में सरकार गिर गई, तो नई सरकार चुनी जाएगी सिर्फ 3 साल के लिए। लेकिन मान लो 3.5 साल के बाद में सरकार गिर गई, मान लो 3.5 साल के बाद में सरकार गिर गई, तो नई सरकार चुनी जाएगी सिर्फ 1-1.5 साल के लिए। अब ये जो 1-1.5 साल के लिए सरकार बनेगी भाई, ये तो बहुत ज्यादा वीक होगी, बहुत ज्यादा कमजोर होगी, और बहुत ज्यादा इनसिक्योर होगी। क्या होगी, बहुत ज्यादा इनसिक्योर होगी।
और इसे ही बोला जाएगा लेम डक सेशन, लेम डक एडमिनिस्ट्रेशन। ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऐसी सरकार की सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनका कार्यकाल सिर्फ 1-1.5 साल का है। वो बस अपना टाइम पास करेंगे। कोई भी 1-1.5 साल के लिए सरकार बनेगी तो कोई डिसाइसिव पॉलिसी आ ही नहीं सकेगी। पॉलिटिशियंस भी ये सोचेंगे सिर्फ 1-1.5 साल के लिए सरकार बनी है तो पैसा खा लेते हैं, नई पॉलिसी लंबे समय के लिए क्या ही बनाए हम। समझ गए? फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, मान लो 1-1.5 साल के लिए सरकार बनेगी तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलेंगे इतने में तो भाई प्रेसिडेंट रूल लगा दो। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मन करे कि 1-1.5 साल के लिए सरकार इलेक्ट करवाने के बजाय प्रेसिडेंट रूल लगा दो। लेकिन देखो, प्रेसिडेंट रूल लगाना ये तो पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक है, आपको पता है। प्रेसिडेंट रूल लगाना तो आम नागरिक की बेइज्जती है। समझ गए? फिर देखो, एक बड़ी प्रॉब्लम है एंटी फेडरल अंडरकरंट। देखो, इंडिया ना बहुत डाइवर्स कंट्री है, इतनी सारी आइडेंटिटीज के लोग इंडिया में रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर वाले। अब हर राज्य में इलेक्शन होते हैं ना, तो भाई उनके जो लोकल मुद्दे होते हैं ना वो हावी हो जाते हैं। सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो यूं हो सकता है कि नेशनल इशू पर ही इलेक्शन हो जाए, लेकिन लोकल इशू जो है वो इग्नोर हो जाए। समझ गए? जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, सबके अलग अलग लोकल इश्यूज हावी होने चाहिए इलेक्शन में। लेकिन मान लो नेशनल और स्टेट इलेक्शंस एक साथ हो गए तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी नेशनल इश्यूज पे चर्चा हो लेकिन लोकल इश्यूज पे चर्चा ना हो। तो ये चीज फिर गलत हो जाएगी। हर एक, हमारा देश इतना सारा डाइवर्स है तो रीजनल इश्यूज जो हैं उनको डेमोक्रेटिक स्पेस चाहिए, उन पे चर्चा होनी चाहिए इलेक्शंस में। मतलब कि वोटर ऐसा हो सकता है कि नेशनल इश्यूज के नाम पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दे, स्टेट में भी और लोकसभा में भी। फिर देखो, एक तर्क ये दिया जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तो पैसा बचेगा। शशि थरूर कहते हैं यार कितना पैसा बचा लोगे, मतलब। और जो इलेक्शंस में पैसा खर्च होता है ना वो जरूरी है रिस्पॉन्सिव डेमोक्रेसी के लिए। 5 साल में जल्दी जल्दी इलेक्शंस होते हैं तो नेताओं की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती है। इलेक्शन के चलते कम से कम वो जनता के प्रति अकाउंटेबल तो रहते हैं। अगर सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो फिर तो वो 5 साल बाद ही शक्ल दिखाएंगे जनता को, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं। तो अभी जनता के बीच में जाने का कोई फायदा नहीं है। और एक चीज आप ये देखो ना, जो ये इलेक्शंस होते हैं ना भाई, किसको फायदा होता है? लोकल लेवल पे इनफॉर्मल सेक्टर को फायदा होता है, डेली वेजर्स को, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, प्रिंटर्स को, वर्कर्स को, इनको फायदा होता है। तो देश की इकोनॉमी को फायदा होता है। तो इनके मतलब पैसा खर्च करने के नाम पे भाई नुकसान इन्हीं को होगा। और आर्टिकल का फाइनल आर्गुमेंट क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो हमारे देश के फ्लेक्सिबल सिस्टम को रिप्लेस करने के बजाय एक रिजिड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन लागू करने की कोशिश करता है, जिसमें जनता को वोटर नहीं माना जाता, जनता को बस एक सब्जेक्ट माना जाता है कि हाँ भाई इन्हें मौका दे दो भाई 5 साल में एक बार। लेकिन देखो, ये फिर ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी, ये ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी। फिर वो सारे पॉइंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, गवर्नेंस प्रभावित होगी, क्योंकि 1-1.5 साल के लिए सरकार अगर बनी तो वो लॉन्ग टर्म वाली पॉलिसीज नहीं बना सकेगी। फेडरल जो इश्यूज हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, नेताओं की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी जो अभी फिक्स होती है। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा नहीं है कि भाई इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जनता से ग्राउंड लेवल से मांग उठ रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार पता नहीं क्यों इस मुद्दे के इतना पीछा पड़ी है। ये कीवर्ड्स है जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। लेम डक एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक इक्विटी, एग्जीक्यूटिव हब्रिस, ये सारे कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्वेश्चन है 2017 में यूपीएससी ने पूछा था, साइमल्टेनियस इलेक्शंस वाला क्वेश्चन। यही आप अटेम्प्ट करिए, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 1960s की अगर हम बात करें ना, 1960s में साउथ कोरिया एक गरीब देश हुआ करता था, लेकिन आज देखो साउथ कोरिया की क्या हालत है। आज साउथ कोरिया डेवलप कंट्री है। कैसे हुआ ये चमत्कार? उन्होंने देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ना काफी ज्यादा फोकस किया। एग्जाम्पल आप देखो, सैमसंग और हुंडई जैसी कंपनीज आज के समय में किस प्रकार से वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं। लेकिन इंडिया ने एक अलग रास्ता चुना।
हमने एग्रीकल्चर से सीधा फोकस किया, किस पे? एग्रीकल्चर से सीधा फोकस कर दिया हमने सर्विसेज पर। हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ना स्किप कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग फेज को क्या कर दिया? स्किप कर दिया। इसलिए देखो आज हमारे पास में ना जॉबलेस ग्रोथ है। सर्विस सेक्टर देखो 140 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकता, हमें फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। एक फेमस कोट है, ए नेशन दैट कैन नॉट मेक कैन नॉट लीड। एक नेशन अगर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता तो वो लीड भी नहीं कर सकता। इसलिए देखो नीति आयोग ने ना एक ब्लूप्रिंट बनाया है, उन्होंने ना 4 हाई पोटेंशियल सेक्टर्स चुने हैं, इनको डेवलप करके हम ग्लोबल हब बनाएंगे। जैसे देखो एक एक करके इन सेक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है केमिकल्स। बेसिक्स आप क्लियर करो। केमिकल्स देखो दो तरह के प्रोसेस में होते हैं, एक है अपस्ट्रीम, दूसरा है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब रॉ मटेरियल निकालना, जैसे क्रूड ऑयल निकालना, और डाउनस्ट्रीम का मतलब उस ऑयल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना, जैसे क्रूड ऑयल से प्लास्टिक, पेंट या फिर फर्टिलाइजर बनाना। और नीति आयोग क्या कहता है? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडिशन पे फोकस करो, मतलब पेट्रोकेमिकल्स, ऑर्गेनिक और जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं वो सब आते हैं डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडिशन में। क्यों? क्योंकि देखो फाइनल प्रोडक्ट में ना प्रॉफिट ज्यादा होता है। आप क्रूड ऑयल निकालते हो उसमें उतना प्रॉफिट नहीं होगा अपस्ट्रीम में, लेकिन क्रूड ऑयल से आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो जैसे पेट्रोकेमिकल, ऑर्गेनिक एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, उनमें आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। रिकमेंडेशंस क्या है? पहला रिकमेंडेशन है फीड स्टॉक यूटिलाइजेशन बेटर करना। आप बोलोगे सर ये फीड स्टॉक क्या होता है? फीड स्टॉक मतलब माल, जैसे रॉ मटेरियल। दूसरा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यूज करो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ना हमारा जो माल है वो बाहर भेजा जा सकता है, आसानी से बिकेगा अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं तो। फिर तीसरा पॉइंट, डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज इंक्रीज करो, घरेलू क्षमता। अगर हम डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम होगा और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल का ना आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझिए। इंडिया का भी एक समय में देखो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हुआ करता था, हमारे कपड़े पूरी दुनिया में फेमस हुआ करते थे। लेकिन आज का डेटा आप देखोगे ना, ये सेक्टर जीडीपी में ना 2% कंट्रीब्यूट करता है। मैन्युफैक्चर जीवीए में, ग्रोस वैल्यू एडिड में इसका जो शेयर है वो 11% है। समझ गए? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में इसका शेयर कितना है? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में इसका शेयर 9% है। सबसे बड़ी बात, जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो देखो 45 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जानते हो कौन है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमने कितने का एक्सपोर्ट किया? 37.7 बिलियन डॉलर्स का। ग्लोबल मार्केट में हमारा शेयर कितना है? ग्लोबल मार्केट में हमारा शेयर है 4.1%। फोकस एरिया क्या है? मतलब किन चीजों पे फोकस हमें करना चाहिए टेक्सटाइल में? टेक्सटाइल में हमें फोकस करना चाहिए, जैसे देखो रॉ मटेरियल टाइम पे हमें मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग बेटर होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी एडोप्शन फास्ट करनी होगी, प्रोडक्टिविटी हमें इंक्रीज करनी होगी। और देखो राइटर पता है क्या बोलते हैं? राइटर बोलते हैं आज के समय में दुनिया सिर्फ देखो कॉटन नहीं पहन रही है, आज के समय में जिम में पहनने वाले कपड़े बिकते हैं, जैकेट्स की डिमांड है। इसलिए हमें ना टेक्निकल टेक्सटाइल्स प्रमोट करने होंगे। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है? टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब फंक्शनल कपड़े, जैसे देखो फाइबर प्रूफ सूट, पीपी किट्स या फिर सीट बेल्ट, इन पे हमें फोकस करना होगा। हमें मैन मेड फाइबर पे फोकस करना होगा। इसके एग्जांपल हैं जैसे पॉलिस्टर वगैरह, नाइलॉन वगैरह। इसके अलावा हमें सस्टेनेबल टेक्सटाइल या फिर प्रीमियम हैंडलूम जो है उन पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये दूसरा हमने टेक्सटाइल सेक्टर की बात की। अब तीसरे सेक्टर की बात करते हैं, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट। बेसिक्स पहले समझो। देखो इंडिया दुनिया का ना दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। हमारे पास 120 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम सिर्फ ना फोन को असेंबल करते हैं, फोन के अंदर की चिप और कंपोनेंट वगैरह हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं।
तो क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? प्रायोरिटी होनी चाहिए लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को हम लोकलाइज करें, पुर्जे इंडिया में ही बनाएं। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हमें इंक्रीज करनी होगी। ऐसा ना हो कि इंडिया सिर्फ पुर्जों को असेंबल करने वाली मार्केट है, पुर्जे कहीं और ही बन रहे हैं। नहीं, पुर्जे इंडिया में बनने चाहिए। इसके लिए देखो, फॉरेन कंपनीज के साथ में आप ज्वाइंट वेंचर करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दो कि विदेशी कंपनीज से इंडियन कंपनीज को टेक्नोलॉजी दें, इंडस्ट्रीज के क्लस्टर डेवलप करो। सबसे जरूरी R&D पे फोकस करो इंडिया में, और स्किल्स इंक्रीज करो लोगों की। इससे इनोवेशन इंडिया में आएगी और स्केल भी इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है सोलर पीवी। पहले देखो, आप एक टेक्निकल टर्म समझो, सोलर पीवी होता क्या है। पीवी का मतलब होता है फोटोवोल्टिक। ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। अब आप इंडिया का डेटा देखिए, मार्च 2025 तक ना हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 106 गीगावाट, टारगेट 2030 तक इसे इंक्रीज करके 280 गीगावाट करना है। मतलब 174 गीगावाट हमें और चाहिए 5 साल के अंदर अंदर। मार्केट आज के समय में देखो 17 से 20% की एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अपस्ट्रीम कैपेबिलिटीज वीक हैं। मतलब अपस्ट्रीम मतलब कि सोलर पैनल का जो खर्चा है वो बहुत इंपोर्टेड है। मतलब ज्यादा, आज भी सोलर पैनल बनाने में हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे सिलिकॉन वेफर है या फिर ये सारी चीजें हैं, ये हम चाइना से मंगवाते हैं। अगर ये सिलिकॉन वेफर वगैरह इंडिया में बने ना, तो भाई फिर सोलर पैनल्स और भी ज्यादा सस्ते हो जाएं। इसके लिए फिर वही काम करने पड़ेंगे जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किए, R&D, प्रोडक्शन, परफॉर्मेंस लिंक्ड सपोर्ट, क्लस्टर्स, ट्रेड पार्टनरशिप्स, ये सब करने पड़ेंगे। तो ये 4 इंडस्ट्रीज हैं जिन पे सरकार को फोकस करने की आवश्यकता है। अब प्रॉब्लम्स देख लीजिए, कॉमन प्रॉब्लम्स। सबसे पहले लो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। वही चीज हम क्या कर रहे हैं, हम पुर्जे इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल कर रहे हैं, पुर्जे इंडिया में नहीं बना रहे हैं, कंपोनेंट्स इंडिया में नहीं बना रहे हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। और पुर्जों के लिए हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं, उनके इंपोर्ट के लिए हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं। टेक्नोलॉजी गैप है। अब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां पे मशीनें पुरानी इस्तेमाल हो रही हैं, R&D पे खर्चा नहीं है, इसलिए मशीनें हम नहीं ला नहीं पा रहे हैं बढ़िया ढंग से। मशीनें पुरानी रहेंगी तो फिर कैसे हम बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट, स्केल एंड प्रोडक्टिविटी। छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है। छोटी फैक्ट्रीज में इकोनॉमी ऑफ द स्केल नहीं होता। फिर FTA अभी तक उतने नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा होने चाहिए, अभी तक उतने नहीं है। इस वजह से फिर हमारा जो माल है वो बहुत सारे देशों में जाता नहीं है। करना क्या चाहिए? कोऑर्डिनेटेड अप्रोच सरकार को चाहिए। सरकार ने ये, नीति आयोग ने ये सॉल्यूशन बताए हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट इंडस्ट्री पार्टनरशिप। सरकार इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करे और इंडस्ट्रीज के जो दिक्कतें हैं वो दूर करें, कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो दूर करें। नेक्स्ट, सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। वन साइज फिट ऑल वाली अप्रोच यहाँ पे नहीं चलेगी, हर सेक्टर की अलग पॉलिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्लोबल वैल्यू चेन। हमें ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना है, समझ गए। मूव टू हायर वैल्यू ग्लोबल वैल्यू चेन सेगमेंट। हमें ग्लोबल वैल्यू चेन के हायर वैल्यू सेगमेंट में जाना होगा, मतलब थोड़ा और ज्यादा महंगे सेगमेंट में हमें जाना होगा। फिर इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम। सिर्फ फैक्ट्री मत लगाओ, फाइनेंस, लॉजिस्टिक, स्किल, टेक सब एक साथ डेवलप करो। फिर लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो विकसित भारत अगर हमें बनाना है ना, तो भाई एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस पे फोकस करना होगा, इंपोर्ट कम करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। ग्रीन ट्रांजिशन पे फोकस करो, जैसे सोलर मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। वे फॉरवर्ड में वही पॉइंट है, वैल्यू एडिशन करो, इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम। जो प्रॉब्लम्स बताई थी वही पॉइंट है, नए पॉइंट नहीं है। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। फिर आज क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कहाँ गए आज? अच्छा, साइड में डाल दिए। ये साइड में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको अटेम्प्ट करना है। ये 2017 और 2021 वाले क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने पास्ट में पूछे हैं। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया इज लूजिंग वेस्ट एशिया। हाउ इंडिया इज लूजिंग वेस्ट एशिया। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
देखो वेस्ट एशिया इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो कई बार हमने डिस्कस किया है। जैसे एनर्जी सिक्योरिटी का पॉइंट है, यहाँ से वेस्ट एशिया से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा। वेस्ट एशिया इंडिया को सेंट्रल एशिया अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए भी वेस्ट एशिया जरूरी है। और वेस्ट एशिया में ये चोक पॉइंट्स भी हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंडेब। ये जैसे ये ऊपर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नीचे है बाब अल मंडेब। ये दोनों ब्लॉक हो जाएं तो इंडिया अपना तेल कहां से लेगा? तो वेस्ट एशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ समय पहले तक ना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इंडिया का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था वेस्ट एशिया में। 2016 में सऊदी अरेबिया ने पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया। 2021 में हमने वहां पे I2U2 एग्रीमेंट साइन किया, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस। 2024 में ईरान ने हमें 6 बार पोर्ट लीज पे दिया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये जो वार हुआ ना, इससे सब बड़ा हो गया। यूएस ईरान एक तरफ, यूएस इजराइल एक तरफ, ईरान दूसरी तरफ। अब इस वार की वजह से ईरान ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज को सीधा डायरेक्टली अटैक करना स्टार्ट कर दिया। हाउथीज ने सऊदी शिपिंग कंपनीज को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, सऊदी शिप्स को। इजराइल ने कई सारे देशों के ऊपर स्ट्राइक्स किए। तो अब रिजल्ट ये निकला है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाली जो कंट्रीज है ना, उनका यूएस की सिक्योरिटी के ऊपर से विश्वास उठ गया है कि यार ईरान हमला करेगा तो यूएस अब हमारी सुरक्षा नहीं कर सकेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में ना यूएई और सऊदी अरेबिया, दो मेन गल्फ कंट्रीज हैं, दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजी है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि हमारा डर जो है वो हमें कायम रखना है, डर बरकरार रखना है। यूएई चाहता है कि यार एंगेज कर लो सबके साथ, चाहे इजराइल हो, ईरान हो, सबके साथ एंगेज कर लो और दोस्ती, यारी दोस्ती से थ्रेट को दूर रखो। तो दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजीज है आज के समय में। पाकिस्तान भाई अपने औकात से बहुत बढ़िया खेल रहा है। उन्होंने अभी पहले तो उन्होंने मीडिएशन करवाया था यूएस और ईरान के बीच में, मीडिएशन करवाया तो उनका कद बढ़ गया। अब उन्होंने मक्का पैक्ट साइन किया है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की, 3 देशों का ये मक्का पैक्ट है। सऊदी अरेबिया के पास में पैसा है, फाइनेंशियल कैपिटल, टर्की के पास में टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास में ट्रूप्स हैं। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है ये पैक्ट। अब मक्का पैक्ट के खतरों को अभी तक इंडिया ने एनालाइज नहीं किया है। मक्का पैक्ट एक, जिसे इस्लामिक नाटो भी बोला जा रहा है, कि एक देश पे हमला होगा तो बाकी 3 भी रिस्पॉन्ड करेंगे। कल को देखो पाकिस्तान और इजराइल के बीच में युद्ध हो जाता है तो इंडिया भी इस युद्ध में खींचा चला जाएगा। क्यों खींचा चला जाएगा? क्योंकि इजराइल और इंडिया के रिश्ते काफी बढ़िया हैं। इंडिया इजराइल को सपोर्ट करेगा और फिर इनडायरेक्टली इंडिया इस वार में इन्वॉल्व हो जाएगा। दूसरा, कल को इंडिया पाकिस्तान का वार होता है तो भाई टर्की मदद करने के लिए आएगा पाकिस्तान की, जो कि इंडिया के लिए अच्छी चीज नहीं है। टर्की अगर ड्रोन वगैरह देगा पाकिस्तान को तो इंडिया के लिए अच्छी चीज नहीं है। वही बात जैसे मैंने आपको बोला, पाकिस्तान अपनी औकात से बढ़िया खेल रहा है। तो इंडिया के क्या स्ट्रेटेजिक डायलेमास हैं? सबसे पहले इजराइल पे दाव लगाएं, बट इजराइल ने देखो हमारी हेल्प की। 1999 में कारगिल में वार हुआ, उसमें भी हमारी हेल्प की इजराइल ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यार यूएस में भी इजराइल को लेकर सपोर्ट जो है आज के समय में कम हो गया है। तो यूएस अम्ब्रेला के बिना क्या इजराइल सस्टेन कर सकता है? ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरा, ओवर रिलायंस ऑन यूएई। देखो यूएई और सऊदी अरेबिया की जो दुश्मनी है ना वो बढ़ रही है। पहले दोस्ती थी, अब दोस्ती में दरार आ गई है, डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, टेंशंस बढ़ रही हैं। यूएई ने काफी कंट्रोवर्शियल स्टांस लिया सूडान में, तो यूएई के ऊपर भी खतरा है, वो आइसोलेट हो सकता है। समझ गए? तीसरा है फॉर्मल मिलिट्री अलायंस। हम इजराइल और यूएई के साथ में वैसा ही मिलिट्री अलायंस साइन करें जैसा इन्होंने मक्का पैक्ट साइन किया है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे देश हमसे दूर चले जाएंगे, जैसे ईरान है, सऊदी अरेबिया है, वो दूसरे देश हमसे दूर चले जाएंगे, ये दिक्कत है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, हम कुछ करें ही ना। देखो इंडिया जैसा बड़ा देश हेल्पलेस नहीं लग सकता, हमें कुछ तो करना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। वेस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए कुछ तो अपने को करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं इंडिया? सबसे पहले तो हमें सऊदी अरेबिया से री एंगेज करना पड़ेगा। हमारे बीच में कोई बायलैटरल कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो हम क्यों सऊदी अरेबिया से दूर जाएं? दूसरा, अरब कंट्रीज और ईरान के बीच में जो डिफरेंस है यूएस के कारण, इंडिया उन डिफरेंसेस को दूर करने की कोशिश कर सकता है।
टर्की के साथ में हम बैक चैनल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान के साथ युद्ध होने पे टर्की जो है वो पाकिस्तान का साथ ना दे। वेस्ट एशिया के लिए स्पेशल एनवॉय हम अपॉइंट कर सकते हैं। हमें देखो वेस्ट एशिया को सिर्फ इजराइल पैलेस्टीन के नजरिए से नहीं देखना होगा, हम बहुत काम का है वेस्ट एशिया हमारे लिए। ये सारे काम भी इंडिया कर सकता है, जैसे रेड सी में हाउथी रिबल्स और ये सब अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, शिप्स को टारगेट करते हैं, तो रेड सी में इंडिया अपनी प्रेजेंस बना सकता है। इजिप्ट के साथ मिलके हम शिपिंग लाइन्स को उसको सिक्योर कर सकते हैं। वेस्ट एशियन पार्टनर्स के साथ में रेगुलर सिक्योरिटी ड्रिल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सारे काम इंडिया कर सकता है। तो ये वेस्ट एशिया से रिलेटेड आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद में ये 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे थे। ये पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 3 है जो आज आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।